Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. यहाँ का मॉर्निंग शो है मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे लाइव होते हैं। मैं नातिया खान, ज़ोए बसन। जरा मास्टर फ्रेम पे आ जाए ना। ठीक है। जी। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है और बेहतरीन ज़बरदस्त आपका फीडबैक आ रहा है शो से मुताल्लिक, और हम भी पूरी एनर्जी के साथ, भरपूर एनर्जी के साथ आपके सामने आते हैं और आपको एंटरटेन भी करते हैं, अवेयर भी करते हैं, न्यूज़ भी देते हैं, इंफरटेनमेंट सब कुछ होता है इस शो में। और एंटरटेनमेंट की जो हमारा सेगमेंट होता है वो तो 2-3 मिलियन आम डेली के हिसाब से जो इसके व्यूज आ रहे हैं, आप भी देखा करें, बड़े मजे का होते हैं। लेकिन अलॉन्ग विद दैट जो हमारे न्यूज़ के सेगमेंट्स हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। PSL को जो हमने कवर किया वो लोगों ने बड़े शौक से देखा। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस। ईरान और यूएस की वॉर को जिस तरीके से कवर किया हमारे शो पर, और इंटरेस्टिंग हमारे सेगमेंट्स होते हैं। एक अंदाज हमारा जरा डिफरेंट सा होता है, लेकिन ज़ोहेब अंदाज तो मुझे लगता है कि एक बंदे का वो है ट्रम्प साहब। कमाल ही है, मतलब कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी आपको बिल्कुल, कि कितनी इतने प्यार से ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा झूठ भी बोल जाते हैं, और उनके ऊपर कोई कितना मतलब आप क्या कहते हैं क्रिटिसाइज कर लें, तनकीद कर लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यूएस में अभी वहाँ उन्होंने पब्लिक पोल किया, 3 मोतबर इदारों ने कोई हल्की बात नहीं है। तो जो सर्वे किया उसमें यही था कि क्या आपको लगता है कि जो हमारे ये प्रेसिडेंट हैं ये मेंटली और फिजिकली आपको फिट भी नहीं, स्टेबल है, नॉर्मल है, तो क्या मेंटली चैलेंज तो नहीं आपको लगते हैं? तो 59% जो है यूएस की जो लोग हैं उन्होंने कहा ये हमें ठीक नहीं लग रहे। हाँ, वैसे दुनिया को भी ठीक नहीं लग रहे, लेकिन उनको भी ठीक नहीं लगे। 40% ने कहा कि हाँ ये संभाल सकते हैं, काम आगे कर सकते हैं, लेकिन 59% सेड कि ही इज नॉट केपेबल ऑफ रनिंग द कंट्री। और 1% ने कहा कि हम इस पे कुछ 1% घर पे नहीं थे, फोन बंद था उनका। हाँ, तो उन्होंने लेकिन ये कुछ हो रहा है। लेकिन आप देखिए 59% ये कह रहे हैं। अब उसका अभी कितनी बड़ी बात है, उस पे अब ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने क्या बोला, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या बोला? कह रहे हैं कि नहीं मैं तो पता है कैसे फील कर रहा हूँ। इसका जवाब कि जी आप मेंटली स्टेबल नहीं लग रहे लोगों को। नहीं मैं तो जो 50 इयर्स अगो फील कर रहा था वैसा फील कर रहा हूँ। मैं तो आई एम अ यंग बॉय, मुझे क्या हुआ है मेंटली फिजिकली, मैं तो आई एम फिट। तो ये उन्होंने बिल्कुल जो है ना लोगों को रिजेक्ट कर दिया कि वो गलत सोच रहे हैं, ये ठीक है, ही इज बिहेविंग एंड फीलिंग लाइक अ यंग बॉय। जिन अवाम के वोटों के जरिए वो आए उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, फिर उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से भी खिताब किया, उनसे मुलाकात की, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मैं टैक्स छूट दे रहा हूँ। सुनने जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं आपको टैक्स छूट दे रहा हूँ और देखिए मेरे काम आएगी जब मैं 7-8-9 साल बाद जब अपनी प्रेसिडेंसी से हटूंगा। क्या 7-8 साल बाद? हाँ, 8-9 साल बाद जब मैं भी ज़ाहिर प्रेसिडेंसी से हटूंगा तो ये टैक्स छूट मेरे भी काम आएगी। मतलब तो इनके प्लान्स बड़े 8-9 साल तक लंबे प्लान्स हैं। ही इज एक्सपेक्टिंग नहीं, ही इज श्योर दैट ही विल स्टे। ये सीट उन्होंने नहीं छोड़नी, अपने हिसाब से 8-9 साल तक गया अमेरिका। तो ये तो ट्रंप दुनिया का क्या होगा? बिल्कुल, ये तो ट्रंप की बातें चलती रहती हैं, लेकिन कुछ बड़ी सीरियस पेशरफ डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, और अब ना हॉर्मस पर लग रहा है कि कुछ जंग सी छिड़ गई है, और यूएई पर ईरान ने हमले किए, बंदरगाह को निशाना बनाया, इसके साथ साथ बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया, और इसके साथ साथ जो फ्यूल प्राइसेस हैं फी बैरल इंटरनेशनल मार्केट में वो भी बढ़ गई। पेट्रोलियम सनती तनसीब पर भी हमला किया, और इस हमले के बाद यूएई के अमाराती सदर और जो सऊदी अरब के हमारे मोहम्मद, उन्होंने रब्ता किया उनके साथ और बाकायदा मजम्मत की है ईरान के इस हमले की। तो बड़ी अहम पेशरफ्त है। फिर कुछ मामला वहाँ भी जंगी सी सूरत हाल, अपना हरमस पर कश्तियों को निशाना बनाया, ईरानी कश्तियों को। ईरान ये कह रहा है कि हमारी 2 सिविलियंस की कश्तियों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 5 अफराद शहीद भी हुए हैं। तो ये जो आज की सुबह थी, ये उस वाक़े के बाद, वो उस रात के बाद कि जी सिविलाइजेशन से जो है इनकी ख़त्म कर देंगे, उसके बाद आज वो कल रात थी ऐसी कि जो है उसमें बहुत बुरी खबरें आ रही थी, और आज सुबह फिर से जो है टेंशन्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, हमले शुरू हो गए हैं। अब ये कहाँ तक बात जाएगी पता नहीं। यूएई इज़ वेरी एंग्री। उनका जो वो आयरन सिस्टम, अपना जो सारा आयरन डोम वगैरह लिया है, उसको इस्तेमाल में खैर करने शुरू हो गए। दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि अब आगे कुछ एस्केलेट करनी है, इनको पहले से पहले से पता था, इसलिए इसराइल से जो उन्होंने सारी हेल्प ली, और उन्होंने भी इसराइल ने इनको रेडी कर दिया है। लेकिन ये कि फुजैरा में जो उनकी ऑयल रिफाइनरी है उसके ऊपर जो वहाँ आग लगी है, वहाँ उनका जो ड्रोन कह रहे हैं या मिसाइल में खल ईरान का, तो वो चीजें शुरू हो गई। लेकिन यूएई से तो ये खबर भी आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी उन्होंने मार गिराया, यानी ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया। बिल्कुल, और उन्होंने लोगों को, अपने जो सारे शहरी हैं उनको वार्न भी कर दिया था, अलर्ट्स आ गई थी ऑन देयर फोन कि जी आप जो करीबी बिल्डिंग है वहाँ जो है चले जाएं। उसके बाद स्कूल्स वगैरह सारा कुछ उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया टिल फ्राइडे एटलीस्ट। और इसके अलावा जो है हालात, अब ये अगेन ट्रंप की तरफ से बयान आया कि जी ये तो इनको हम
दुनिया के नक्शे से जो है ईरान को मिटा देंगे। जी, तो ये अगेन एक बहुत बड़ी खतरनाक सीरियस बिल्कुल अब मामला ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, ईरानी वजीर खारजा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, तो ये भी इसके साथ साथ एक खबर है कि मुज़ाकरात जी साथ साथ चल रहा है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ये जो कोशिश कर रहा है, इन कोशिशों की वजह से मुज़ाकरात में पेशरफ्त भी हो रही है। और तो अब ये इसमें ब्लॉकेट ना खत्म होती है या तेजी नहीं होती? आनी बहुत जरूरी है ज़ुहैब, के सेंस शुड प्रिवेल दोनों तरफ कि ये चीज, ये मामलात सीज फायर के बाद अब ये दोबारा जंग शुरू हो गया, ये खत्म हो। फाइनेंशियल इदारे कितना नुकसान होगा पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही, और फाइनेंशियल इदारे दुनिया भर के ये लिख रहे हैं कि 2027 तक अगर ये कैफियत रहती है और अपना हॉर्मस की ब्लॉकेट रहती है तो फिर खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी पेट्रोल प्राइसेस की भी, और दुनिया भर में जो महंगाई आएगी तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। IMF कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही है। दुनिया भर के जो फाइनेंशियल इदारे ये कह रहे हैं। तो खैर इंटरनेशनल मार्केट से, इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उससे मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो भाई एक सेलिब्रेशंस की सूरत हाल है, और खासतौर पर सिंध में मार्का हक जो हमने जीता, भारत को हराया, धूल चटाई, और हमने 7 से 8 जहाज भारत के गिराए, तो उस मार्का हक को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी दिफाई ताकत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और क्यों ना करें, कि तो हमारे लिए बाइसे फख्र है जिस तरीके से हमने। एंड आफ्टर इयर्स हमने देखा कि माशाल्लाह मिलिट्री की आदत, गवर्नमेंट्स, एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज, और अवाम और मिल के ये जंग जो लड़ी है तो दुनिया ने देखी है, और कहते हैं वाह वाह पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें जो मतलब गवर्नमेंट लोगों के वोट से इलेक्ट होकर आती है, और जो भी पॉलिसीज़ बने जिस मुल्क में, उसमें अगर यकसुई हो और सब एक पेज पर हों और इस मुल्क को साथ लेकर आगे बढ़ें, तो उसका अमली नमूना अब हम देख रहे हैं और अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमारे जो फौजी जवान हैं जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, जो इंजर्ड हो रहे हैं इस मुल्क के दिफा के लिए, तो इनको एक्नॉलेज किया जा रहा है, उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, प्यार का इजहार किया जा रहा है सिविलियंस की तरफ से, सिविलियन गवर्नमेंट्स की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक इवेंट हुआ, बड़ा ज़बरदस्त प्रेस्टिजियस इवेंट हुआ, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया गया। मार्का हक को सेलिब्रेट किया था, अपने गाजियों को, अपने शहीदों को खिराज अकीदत भी उसमें पेश किया गया, और हमारे सिंध के जितने भी हाई प्रोफाइल शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी। इसके साथ साथ डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे, मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे, और खिताबात भी और बहुत ही खूबसूरत, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना खूबसूरत इवेंट था कि हम तो मतलब मैं तो वहाँ रोने भी लग गई, इतना इमोशनल हो गए, याद ताज़ा हो गई मार्का हक की, क्या बात है। और वो बहुत प्यारी उसमें जो वीडियोस चली, डॉक्यूमेंट्रीज चली, ब्रीफ बनी हुई थी, होस्टिंग, सारे वो जो खिताब किया सिंध हुकूमत, और मार्का हक के दौरान वो जो आपने ज़ाहिर आप इमोशनल भी हो गई थी, फिर आपको एकदम से, यानी आप मतलब आपको यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपसे बात की जाए, और आपसे बात हुई, और बिल्कुल मुझे सिद्रा मेरी तरफ आई, मैंने कहा अरे, तो फिर पुराना जो सारा एक्सपीरियंसेस थे हमारे 1 साल पहले कि हमने वो दोबारा उसको दोहराया। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा इवेंट। तो इस इवेंट से मुतालिक ही हम बात करेंगे, और मुबारकबाद भी पेश करते हैं सिंध गवर्नमेंट को। हमें ज्वाइन किया है सादिया जावेद साहिबा ने, स्पोक्स पर्सन है सिंध। सादिया साहिबा, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको, कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच, आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सादिया जी, कितना अच्छा इवेंट था, बहुत खुशी हुई, वाज सो नाइस। हाँ जी बिल्कुल। जब कौमें अपनी अफवाज के साथ खड़े होकर कोई फतह हासिल करती हैं तो उसको बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने ऑफिशियली मार्का हक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल जिसकी सेलिब्रेशन का आगाज़ हुआ, आप भी उस तकरीब का हिस्सा थे दोनों। तो इसके बाद अब ऐसे ही 9th को सैटरडे को जो है वो हम सीव्यू पे एक इवेंट रखेंगे जो पब्लिक उसमें हमारे साथ होगी, और हम सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ दुनिया में। देखें, एक तो हम पॉलिटिकली पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत आइसोलेटेड था। मार्का हक से पहले दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट किया था हिंदुस्तान ने। हम पे बहुत सारे बहतान इल्ज़ामात कि हम दहशतगर्दों की नर्सरी हैं,
हमारे मुल्क में दहशतगर्दी पनपती है। हम जो है वो हमारा नाम आपको याद होगा कि वो ग्रे लिस्ट जी जी में पड़ा था। उस वक़्त भी मिलिट्री और सिविलियन क़यादत ने मेहनत कर कर, कोशिश कर कर, काविशें कर कर पाकिस्तान का नाम निकाला। और फिर उसके बाद जब ये मार्का-ए हक़ का वक़्त आया 1 साल पहले आज से, तो पाकिस्तान आइसोलेटेड था, हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया था। और उसका मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदुस्तान का ये ख्याल था कि क्योंकि मैं दुनिया में हर चीज़ में बड़ा हूँ, मैं पहली जमहूरियत हूँ, सबसे बड़ा मीडिया इंडस्ट्री मेरी है, मेरे पास फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मैं पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को तो खा जाऊँगा। वो तो इसी नीयत से इस मुल्क में लैंड किया। और नादिया, आपको याद होगा कि हम टेलीविजन देख रहे थे और वो किस तरह लाहौर में भी हमारी कोई पोर्ट बन जी गई जी थी और बिल्कुल, उसको और भी तबाह अटैक कर हो दिया। गया। अरे हाँ सादिया जी, हाँ मुझे वो मेजर नोबडी के मुझे वो अल्फाज कि जी नेवी अपना भी हिस्सा डालो, तबाह कर दो, फूक दो इनको, ऐसे कोई हाँ कोई कोई किसी मुल्क के लिए, उनके शहरियों के लिए ऐसे कैसे कह सकता हाँ, है? लेकिन इतनी देखिए नफरत, इतनी नफरत। हम इत्तेहाद के साथ चले, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप जब इत्तेहाद के साथ चली, तो पाकिस्तान की अफवाज के तीनों पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने मिलकर ये जंग लड़ी। और जी इसी जी तरह पॉलिटिकल क़यादत ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, मीडिया पर, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक़्त एक डेलीगेशन हेड किया, पूरी दुनिया में गए, हमने बताया कि हम जंग चाहते नहीं थे, हम पे मुसल्लत की गई और हमने उसको जिम्मेदारी, जो हमने जंग लड़ी भी, जब हमने इंडिया को रिप्लाई किया तो उसको भी हमने जिम्मेदारी के साथ, किसी सिविलियन कैजुअल्टी की रिपोर्ट नहीं हुई। हमने सिर्फ उनके जो इंस्टॉलेशन थी, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, उनको जी अटैक किया। हिंदुस्तान से कोई खबर नहीं। जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था, मार्का हक के जब वो क्या था, ऑपरेशन सिंदूर, जब बुनियानुल उन्होंने मरसूस, नहीं, उन्होंने जो शुरू किया था तो उन्होंने सिंदूर, तो सिविलियन, हाँ, सिंदूर। उन्होंने जो था, हाँ जी, उन्होंने जो था वो सिविलियन कैजुअल्टीज रिपोर्ट हुई थी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने जिम्मेदार कौम की तरह खड़े होकर रिस्पॉन्स दिया, बिल्कुल इस ऐसा। जंग और जी सादिया जी, इस पर जरा से रोशनी डालिए कि देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिविलियन क़यादत और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर, और सिविलियन क़यादत ने जो अपना किरदार अदा किया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने तूफानी दौरे किए, Exactly. क्योंकि इससे पहले आइसोलेशन में हम जा चुके थे, आपको याद होगा, आज से 4 साल पहले। तो वो जब उन्होंने ये संभाला, ये ओहदा, और जिस तरीके से काम किया, ये भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस वक्त, आज अमेरिका के प्रेसिडेंट कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, फील्ड मार्शल का। आपको याद होगा जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर बने और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी 21 में, तो पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड था। दुनिया के मुमालिक हमसे मिलने के लिए, उनके सरबराहान, उनके फॉरेन मिनिस्टर हमसे तैयार नहीं थे। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों से उन्होंने पूरी दुनिया का तूफानी दौरा किया था तकरीबन, और उन्होंने अपना जो इमेज बिल्डिंग थी, उन्होंने उसको सही किया था। आपको याद होगा वो हिंदुस्तान भी गए थे, उन्होंने मोदी साहब को बुचर ऑफ गुजरात एंड बुचर ऑफ कश्मीर का खिताब भी दिया था यूएन में, खिताब में। और उसके बाद वो इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उसमें गए थे। और वहाँ आपको याद होगा कि उनके जो वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने हैंडशेक भी नहीं किया था जी जी उस वक्त भी, जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ था। लेकिन फिर भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गए। और आपको कल याद होगा कि हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब शर्जील इनाम मेमन साहब ये बात बता रहे थे कि हेड मनी रखी गई थी, और लोगों का ख्याल था कि चेयरमैन साहब शायद विजिट नहीं करेंगे हिंदुस्तान का। लेकिन चेयरमैन साहब गए थे हिंदुस्तान, और वहां भी उन्होंने सर फखर से बुलंद किया था पाकिस्तान का। बोल्ड एंड फियरलेस। जी बिल्कुल, बोल्ड एंड फेयरलेस गए थे। तो अभी भी देखें, हम वही जो मेहनत थी, जो
21 में शुरू की गई थी, उसका समर हमें आज मिल रहा बिल्कुल है। वो वहां से ही कि- सफर शुरू हुआ। और ये सादिया जी, मैं कल बिलावल भुट्टो को देख रही थी एड्रेस करते हुए, माशाल्लाह ही सो डैशिंग, सो ग्रेसफुल, और जो तकरीर करने का अंदाज है रिमाइंडेड मी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। और मुझे बिल्कुल एक लम्हा तो ऐसे लगा कि जैसे वो एड्रेस कर रहे हैं। माशाल्लाह इतनी रिजेम्बलेंस है और तकरीर करने का अंदाज इतना मिलने लगा है माशाल्लाह कि इट्स इनक्रेडिबल। बस और दूसरा ये कि देखे ना, आज हम सिर्फ इस पे के मार्का हक हम उसमें फतह याब हुए नहीं। ईरान और अमेरिका जो इतने बड़े दिहाइयों की दुश्मनी, जो कभी लीडरशिप डायरेक्ट नहीं बैठी थी, पाकिस्तान की काविशों से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की काविशों से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की काविशों से, आज जो दुनिया को सबसे बड़ा क्राइसिस है ईरान एंड अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट, उसके लिए पाकिस्तान डिप्लोमेटिक इफेक्ट्स कर रहा है। और इस्लामाबाद इज द प्लेस जहां डायलॉग हो रहे हैं और दोनों मुल्क पाकिस्तान की सिफारतकारी पर, पाकिस्तान के नेगोशिएशन पर मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो जंग बिल्कुल है, ऐसी है। तारीफ भी दोनों ममालिक कर रहे हैं, ट्रस्ट भी कर रहे हैं। आपने ईरान और यूएस की बात की तो मुझे याद आ गया कि हमारे तो इस पर भी जो लेगेसी है वो बड़ी ज़बरदस्त, यानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके है ना, ईरान के साथ जो ताल्लुकात हमारे बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। और फिर प्रेसिडेंट जरदारी की तरफ से जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन, शाहिद रहमान साहब हमारे साथ ही, उनसे हमारी बात हुई थी इस बारे में। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो एक बड़ा कारनामा है, जो कि अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इस पर भी कंट्रीब्यूशन है हमारी पॉलिटिकल क़यादत का। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से मुस्लिम कंट्रीज के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बानी है। जो मुस्लिम ब्लॉक कहें या जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पहली लाहौर में, और उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी ने बीबी शहीद की जो लेगेसी है चाइना के साथ, शहीद भुट्टो की, उसको कंटिन्यू रखा। देखे ना, सी पैक जो पाकिस्तान की मैं समझती हूँ कि मईशत की लाइफलाइन है, वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का कारनामा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ईरान गैस पाइपलाइन है, आज जो खित्ते में, मतलब हमें भी नादिया गैस की क्राइसिस है, हमारे घरों में गैस नहीं है। वो उन्होंने अपने पिछले दौर में सोचा, लेकिन सैंक्शंस की वजह से हमें वो काम रोकना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि ईरान से सैंक्शंस हटेंगी, तो वो जो प्रेसिडेंट जरदारी ने ईरान गैस पाइपलाइन का काम शुरू किया था, वो जल्द अज जल्द मुकम्मल होगा। जी, बहुत शुक्रिया साथी जी, आपने वक्त दिया हमें और ये जो तकरीब इससे मुताल्लिक़ भी बताया। और देखिए वो कमाल, आपने बिल्कुल सही कहा, और हम यही कहते हैं कि वो जो क़यादत का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। जी, और ये देखें सिंध हुकूमत सेलिब्रेट कर रही है मार्का हक को। और अभी जिस तरह वो कल का इवेंट हुआ, उसके बाद अभी इन्होंने बताया कि सीवीयू में पब्लिक के साथ सिंध की पब्लिक भी तो थोड़ा सा एंजॉय करे भाई, मिली नगमे चलें, याद करें और हमारी जीत और हमारा जो अब माशाल्लाह स्टेटस है दुनिया में, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तानियों। शाबाश। जंग हम नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर मुसल्लत करेंगे जंग तो फिर भरपूर जवाब दें। बिल्कुल, और क्या जवाब दिया, दुश्मन को भी अंदाजा था नहीं और अब तक जो है ना वो कांप ही रहा है। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक के बाद हम वापस कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब जरा एक और बड़ी सीरियस बात है। पहले एक तो जंग की वजह से दुनिया के हालात, महंगाई, और उसके बाद एक और मसला जो है वेदर चेंज। और ये सीरियस वाला, जैसे पहले आपने वेदर चेंजेस के बारे में हमने बात की, हीट वेव्स की बात की, उसको साइड पे रख के ना उसका भी बाप ऑफ हीट वेव्स और गर्मी जो अब आने वाली है इस साल। बिल्कुल ऐसी। और मई से आप देख रहे हैं कितनी शदीद गर्मी है। कल 45 डिग्रीज बताया जा रहा है, वैसे तो ऑफिशियली 43 कहा गया, लेकिन गाड़ी में वैसे जो लोगों ने देखा टेम्परेचर 45 डिग्री तक गया है। और ख़तरनाक शदीद गर्मी, हीट वेव है। और कराची से रिपोर्ट ये हुआ है कि गर्मी की शिद्दत और मुख्तलिफ वजूहात से तकरीबन 8 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से 8 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनमें बेशतर की शनाख्त नहीं हो सकी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि 7 मई से सिंध में हीट वेव की एक और लहर आएगी
और 13 मई से एक बार फिर टेम्परेचर रेस करेंगे, बढ़ेंगे टेम्परेचर। तो अब ये कहाँ जाएगा? अभी तो 45 तक हो गया है। तो अच्छा, इसकी वजूहत वेदर चेंज है, जो मैं आपको बता रही टेम्परेचर बढ़ रहे हूं, हैं। इस दफा थोड़ा सा डिफरेंट आप समझिए कि एक फिनोमेना है जिसको अल नीनियो कहते हैं। अल नीनियो में क्या है, इसको समझें, ये बहुत सीरियस बात है कि आपके जो पैसिफिक ओशन है उसके ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स में जो है टेम्परेचर पानी का बढ़ जाता है तकरीबन 2 सेंटीग्रेड। अब आप 2 सेंटीग्रेड, ज़मीन के लिए अलग बात है, ओशन में इतने जहाँ पानी है उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जब वो जो पानी गर्म हुआ तो वो गर्म हवाएं जो हैं वो लैंड को इतना गर्म कर देती हैं, इसके इतने खौफनाक जो है कम बारिशें होंगी मानसून में, हीट वेव्स वो आएंगी जो 140 साल में आपने नहीं देखी, उससे भी बढ़ के हो सकती हैं। ये जो सुपर इल निनो है, दिस इज़ अ किलर फिनोमेना। अल्लाह खैर करे, लेकिन ये कि अब आने वाले दिन बहुत सख्त हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। किसी ने एग्जाम्पल दी कि ऐसा है कि जैसे आप किसी 40 डिग्रीज सोचे हैं और आप एक कमरे में बैठे हैं बगैर एसी पंखे के, उसमें कोई लगा दे हीटर भी लगा दे तो फिर क्या? ये वो गर्मी है जो पड़ने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही। और बहरुल काहिल जो है तकरीबन 36 ममालिक इससे कनेक्ट होते हैं। एशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएस भी है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा हिट, बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत बुरा हिट होगा। और ये रीजन भी बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा वॉलेटाइल होगा मौसम, और ख़ास तौर पे ड्राउट्स होंगे, खुश्क साली होगी। अगर बारिशें होंगी तो फिर वो इतनी बारिशें होंगी कि फ्लडिंग की सूरत हाल होगी। तो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, अलार्मिंग है। तो हमें ज्वाइन किया है इस वक्त उमर ताहिर ने, जो कि एक रिसर्चर भी हैं और न्यूज़ भी कभी कभार दे देते हैं, इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ये समझा सकेंगे बेहतर, इसीलिए खास हमारे शो में आए हैं कि ये एल नीनो जो है, इसके ये फिनोमेना जो है इसको समझाएं लोगों को, और इससे हम इससे बचा तो क्या जा सकता है, एहतियात क्या हो सकती है और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे पाकिस्तान में। उमर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हम ठीक ठाक हैं। ये उमर बताइए, एल नीनो क्या है जनाब ये, और कैसे बचा जा सकता है इससे? देखिए, मैं आपने डिटेल्स तो बहुत अच्छी दे दी, और लोगों को इस चीज़ का खैर आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बन रही हैं, लोग इसको बड़ा इजी ले रहे थे। मैं पहले आपको थोड़ा सा, देखें, कोई भी चीज़ होती है ना, उसके बारे में अवेयर होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस साल मैं आपको बताऊं कि जो गर्मी आने वाली है वो पिछले 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और जो इसके एक्सपर्ट हैं, वेदर एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक ये जो इसको सुपर एल नीनो बेसिकली कहा जाता है। और आखिरी बार जब ऐसा हुआ था ना सर, तो 1877 में ये हुआ था। जी। और इसने उस वक्त तकरीबन जो दुनिया की 4% आबादी है उसको खत्म किया था। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इतना ये सीरियस है। और उस वक्त दुनिया की जो आबादी थी ना, वो 1.4 अरब थी, और अंदाजन 60 मिलियन जो लोग हैं ना, वो इस गर्मी की शिद्दत से वो जान की बाजी हार गए थे। तो दैट्स व्हाई इट्स सो डेंजरस। और सिर्फ बरसगीर में नहीं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश शामिल हैं, जिसके अंदर आता है 12 से 30 मिलियन लोग उस वक्त मुतासिर हुए थे। चीन के अंदर भी, ये जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि सिर्फ एशिया में ऐसा हो रहा है या चंद ममालिक में ऐसा हो रहा है, ब्राजील, अफ्रीका में भी ये सब चीजें जो हैं वो हुई थी। लाखों लोग इस गर्मी की लपेट में आ गए थे, और अब दोबारा से वही मौसमी पैटर्न जो है वो दोबारा से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने भी पैसिफिक ओशन की बात की, जो एल नीनो के जोन इसको कहा जाता है, वहां दोबारा वैसी गर्माइश जो है वो पैदा हो नहीं रही, हो गई है। और कितने टेम्परेचर उमर अभी ये एक्सपेक्टेड क्या है? सेंटीग्रेड का इजाफा। नहीं, वो तो 2 डिग्री तो उसमें पैसिफिक में कितना टेम्परेचर रेस कर सकता है इस गर्मी में यहाँ पर? 60 तक जा सकता है। ओह माय गॉड, 60 तक टेम्परेचर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली जा सकता है, क्योंकि आप देखें, दिस इज 2026। हम जो करतब और जो एक्सपेरिमेंट्स मौसम के साथ हम कर रहे हैं, ये जो पैटर्न्स हम बनते जा रहे हैं, ये खैर कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही हैं। इतनी बड़ी तबाही लेके आ सकता है ये कि आपको सुनने में ही लगता है यार 2 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा अगर ऊपर नीचे हो, लेकिन जब बात समुद्रों की आती है, अरबों टन पानी की हो ना, तो ये मामूली बात नहीं रहती है। पूरी दुनिया के मौसम को ये हिला के रख सकता है। और इसके बाद अब इसकी एहतियात की अगर बात करें, लोग मजाक समझते हैं, मतलब पानी की बोतल साथ रखना ये कोई मुश्किल काम है। मैं खुद आई विटनेस हूँ। मेरे नहीं, पहले 60 डिग्री में बात कर लें उमर। तो ठीक है, पानी की बोतल रखें, एहतियाती तदबीर अलग बात है। 60 डिग्री में सांस 60 डिग्री में क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, अगर उसका सिनेरियो हम क्रिएट करें? यानी अगर कोई बाहर खड़ा हुआ है दोपहर के 2 बजे और 60 डिग्री है, आप इमेजिन करें कि जैसे एक कमरे के अंदर आप सुन रहे होंगे कि एक हीट बर्स्ट का भी एक टर्म अब आ गई है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। वो भी कैसे पैदा हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको एकदम से ऐसा मौसम या ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो जाए
जहां अपना सांस ले सकें, आपके जो है वो हीट स्ट्रोक हो जाए, आपको आप लेटे हुए हैं, घर आपको में? पानी तक पीने की मोहलत न मिले, उफ, वो पानी भी नहीं पी Exactly. पाएंगे इतना जल्दी। आपको पानी तक पीने की मोहलत न मिले, आप सोए हुए हैं, आपको पता। अब ये जो एग्जैक्टली इसकी नेक्स्ट टर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो हीट बर्स्ट है कि आप सोए हुए हैं, ये उस वक्त भी अटैक हो सकता है कि आपके कमरे में इतनी गर्मी हो जाएगी, यानी अचानक बाहर तो से, छोड़ें आप, जो कि बाहर आपको काम पता कर ही रहे हैं नहीं धूप चलेगा। में, वो उनको तो छोड़ ही दें आप, हाँ वो तो जी। कैसे सरवाइव करेंगे ये पता नहीं। एग्जैक्टली उनको छोड़ दें। और उससे खतरनाक बात क्या है कि मानसून इस दफा वो बारिशें नहीं लेके आ रहा जो होने वाली हैं। मतलब जब आप कह लें कि इट इज मच नीडेड कि एक रेनफॉल हो, बारिश हो, उस टाइम में बारिशें नहीं होनी इस दफा। यानी ड्राउट आ जाएगा आप फिर देख रहे तो हैं बारिशों खुश का भी साली। पैटर्न ये अचानक से हाँ एग्जैक्टली और ये खुराक की किल्लत भी हो सकती है, ये उससे भी डायरेक्ट आपकी कनेक्टेड है कि आप देखें जब ये चीजें होंगी लोग बाहर नहीं निकलेंगे। इसके अलावा जो अब हालात बन रहे हैं, और आप सर्दी देखें इस दफा कितनी सर्दी आई है, किसी को पता चला है इस दफा कोई सर्दी आई है? नहीं, सर्दी तो आई नहीं। तो ये क्या है, ये पैटर्न्स है मौसम के साथ। हाय, वो और तो इसका इसमें- जो सबसे ज्यादा क्रूशल पार्ट बताया जा रहा है कि जून जुलाई के करीब। और ये कितने महीने, जो 6 से 12 महीने एक्सपेक्टेड होता है मैं कि तो एल कहता नीनो हूं- जो का उसका इफेक्ट है, कितने महीने ये हिट करेगा ज्यादा? 6 से 12 नहीं, ये जो बहुत अग्रेसिव होता है, ये 3 महीने अग्रेसिव होता है। यानी बस। इसमें ये कहा जाता है कि आप बाहर बिल्कुल ना निकलें। बच्चों को मुझे लगता है अब छुट्टियां कर दी जाएंगी गवर्नमेंट लेवल पे, इस पे हम तो मीटिंग यहाँ गर्मी लगना शुरू हो गई उमर, ऐसी बातें कर रहे हैं आप, इससे तो और हमें लेकिन अजीब सी देखिए फीलिंग शुरू हो गई उमर, है। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ अभी से करे। आई थिंक कूल सेंटर्स हो, अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि ये सब बड़े आराम से चल रहे हैं। सबको फिक्र है कि पेट्रोल के प्राइसेस आराम बढ़ से रही चल रहे हैं, हाँ जी, गैस जो घर में नहीं आ रही, Exactly. एल नीनो पे कोई बात नहीं कर रहा। सर ये तो देखें जब गर्मी इसके पहले जान consequences लेगी, पेट्रोल बाद होंगे में तो जान फिर- लेगा, ये हम इस पे बात नहीं कर रहे। और ये स्टेट ऑफ उससे ज्यादा इमरजेंसी है, खतरनाक ये है। तो बड़ी खतरनाक बात है कि Exactly. इसके और लिए ये तैयार COVID होना से बड़ा this जरूरी is- है। जी जी। दिस इज मच मोर डेंजरस देन कोविड में आपको ना पता चल जाता था, कैंसर में आपको कहीं ना कहीं जाके उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। ये एक ऐसी चीज है जो बता रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, ह्यूमन कैन नॉट डील विद इट। तो हम फिर ये और उमर इसके लिए ऑन अगर द आपने अदर क्या हैंड हम की क्या तरफ कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स खत्म कर रहे हैं, हम जंगलात को काट रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, ऑल्टरनेट रिसोर्स पे नहीं जा तो रहे हैं, मैंने हम आपको क्या पानी बोला जाया कि ये कर रहे हैं। क्यों आ रहा है? देखें ये एग्जैक्टली पानी जाया कर रहे हैं, प्लांटेशन जो है वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान में जो है वो एक बंदे के हिस्से में तकरीबन जो है वो 1100 दरख्त आना चाहिए, यानी एक बंदा है उसके हिस्से में 1100 जो ट्रीज हैं वो होने चाहिए। और शॉकिंगली मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके हिस्से में सिर्फ 2 दरख्त आ रहे हैं। आप देखें कितना गैप है। कहाँ 1100 और कहाँ, यानी तो ये इसमें- वो सब उन्हीं चीजों के कंसिक्वेंसेस है। सही है। तो हाँ फिर उमर, क्या किया करें, जाए? कुछ नहीं हो कुछ रहा है ना, कुछ इसके तो ऊपर ध्यान ही देखिए नहीं दिया अवॉइड जा तो रहा। इसको कर यानी नहीं वॉर सकते। फुटिंग्स पे अब कुछ, वॉर फुटिंग्स पे भी कुछ नहीं हो सकता, अब इतना वक्त निकल गया। देखिए अवॉइड करने बहुत फुटिंग इतना वक्त निकल गया, इसमें एहतियाती तदाबीर हैं। अब देखें आप लोगों के रोजगार भी जुड़े हुए। एक मजदूर है, वो बेचारा क्या करेगा, वो वैसे ही नहीं बाहर निकलेगा, मर जाएगा, ठीक है, उसको तो वो रोजगार की पड़ी हुई है। लेकिन इसके लिए क्या हो सकता है कि आप जहां डेली अपनी रूटीन बनाएं, आप बाहर निकलें ही ना, आप गाड़ी में जाएं, आप ट्रैवल अगर जरूरी कर रहे हैं। लोगों को हमारे यहाँ पे ये भी एक आदत है कि हम लोग हर चीज को फन ले लेते हैं, हम लोग हर चीज को मजाक समझ लेते हैं। मतलब वो घर में से एक बंदा ये कह के निकल जाता है कि कुछ नहीं होता, मैंने पानी पी लिया, मैंने सर पे ये रख लिया। लेकिन उमर ये गाड़ी चीज तो छोड़े आप, deal जो ही नहीं कर किसान सकते काम इसके कर रहा है, इस बैकबोन है इस मईशत की, वो क्या करेगा? वो उसको तो निकलना है, हल चलाना है, उसने अनाज तो बोना है। वही सर वही मरेगा। ये हर दौर में जो कुर्बानी है वो आपकी मिडिल क्लास ने दी है, तो वो बिल्कुल मरेगा। अल्लाह अकबर। अगर हुकूमत ने इसके ऊपर कुछ जो मच नीडेड जो इकदाम है Much वो needed लेने क्या हो चाहिए सकता है? उनको। मुझे बताया ना, अगर much उनके needed लिए क्या कुछ है ऐसी यानी? चीजें ना हाँ, मुझे समझ आ रहा है कि कुछ कूल सेंटर्स बनाने चाहिए थोड़े थोड़े फासले पे, कि जो ठंडे कमरे हों, शेड्स हों, जहां लोग आके बैठ सके, रह सकें, कुछ टाइम गुजार सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। ऐसे ही। यहाँ क्योंकि मजदूरों के लिए मुझे ये शेल्टर नहीं समझ है। आता है पानी का, और ये कि कुछ ऐसी भी और सब्जियां और फल होते हैं जो कि कम पानी और ज्यादा गर्मी में उगते हैं, उसके ऊपर काम किया जाए। जी जी तो ये देखिए, ये तो बहुत सारे इंटेलिजेंट मेजर्स हैं जो कि उसके हम कर ऊपर काम सकते हो हैं। सकता है। तो उमर बाकी आप और बातें बताएं कि जब इतनी तो हीट पूरा हो, इसके लिए तबीयत आपको खराब setup होने बना- लगे, क्या करें फिर बनाना उसके पड़ेगा। बाद? और आप बताएं कैसे घर में हम क्या चीजें इंस्टॉल कराएं, ये वो, कि भाई अगर बिजली ना, और बिजली भी नहीं होनी तो क्या करेंगे भाई? देखिए
बिजली भी नहीं होगी, ऊपर से आप देखें वो एक अलग से जो है वो स्टिग्मा चल रहा है, वहाँ पे लाइट नहीं है घरों के अंदर, और वो बच्चे स्कूल्स में देखें, हम अब स्कूल जो है वो अब बंद करने की बारी थी, ये बच्चे जो है वो अब उनको स्कूल में जा रहे हैं। मतलब मैंने ये सोचा है कि मैं अपने बच्चों को जो है ना मैं तो नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो आपको पता है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ना कोई इन चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है। और शुक्र है कि सिंध में तो अभी एक महीना पहले स्कूल बंद होते हैं, मई में हो सकता है जी, मई में तो जल्दी, सिंध में सिर्फ जो है ना जल्दी स्कूल बंद हो जाते हैं, पंजाब में तो जून के टाइम पे बंद होते हैं स्कूल। और एक और चीज उमर, अगर मुझे अप कंट्री साइड जब हम देखते हैं कि तो थोड़ा सा यानी गर्मियों में हम देखते हैं कि पानी आता है, जाहिर है फ्लडिंग की सूरत हाल होती है, तो अब जब इतनी गर्मी बढ़ जाएगी तो ये फ्लडिंग से भी मुतासिर होंगे देहात और ये फसलें दोबारा से? अरे बारिशें नहीं होंगी। नहीं, बारिशें तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ बारिशें नहीं होंगी, लेकिन जब ये पैटर्न चेंज होगा तो फिर क्लाउड बर्स्ट आएगा। पिछली दफा आपके जिन इलाकों में वो हुआ था, अब उससे ज्यादा तबाही आएगी। जब हम ये कहते हैं ना कि किसी भी चीज का पैटर्न बदल गया है, इसका मतलब ये है कि अब आपको कोई नहीं पता है कि यार कब बारिशें होनी है, कब आंधी आनी है, कब तूफान आना है, कब क्लाउड बर्स्ट होना है, कब गर्मी आनी है। मुझे एक इकदाम लग रहा है, बस मुझे एक इकदाम सही लग रहा है कि ये जो चाइना में हमने MOU साइन किए हैं और ये समंदर के पानी को हमने पीने का पानी बनाने के काबिल इस्तेमाल बनाने का इनिशिएटिव है, ये बर वक्त लग रहा है मुझे। अगर इस पर अमल हो जाता है तो बिल्कुल वो वन ऑफ द रीजन एग्जैक्टली वो। और लेकिन वो भी अमल होने की बात है ना, अब देखें कोई उसको जाके बताए। जी मैंने कहा, मैं पढ़ रही थी कि कुछ अब जदीद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ रही है कि अब जो कंस्ट्रक्शन होगी तो कमरे बड़े बगैर AC वेसी के कुछ ठंडे हो जाएंगे। वो क्या चीज है? कुछ नहीं होता जी, देखें यू कैन नॉट, आप मजाक नहीं नेचर के साथ कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आर्टिफिशियल कोई भी चीज है उसका एक लिमिट है, उसकी एक मियाद है, ठीक है। हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, शहरों के अंदर चलते जा रहे हैं। चले वो बर वक्त हो सकता है, वक्ती तौर पे हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन तो ये नहीं है ना, सोल्यूशन ये नहीं है। एक बार फिर उमर, अब सब इजाजत लेने का वक्त है, मुझे बताएं कि बस ये बताइए कि आपकी रिसर्च के मुताबिक, जो आपने देखा इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ये जो गर्मियां यानी अभी जो हम बैठे हुए हैं मई, जून, जुलाई, इसमें ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे थे आने वाली हमें फेस करनी है। और शुरू 50 डिग्री, 55 डिग्री। सुपर एल नीनो शुरू कब से हो रहा है या शुरू हो गया है? देखिए ये मई के एंड में जाके मिड में ये स्टार्ट हो रहा है, और इसके जो आपको वेव्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। अभी आपको रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगी कराची से। आप देख लें कराची, अगर आपको पता है तो ये पिछले हफ्ते वहां पे किस हद तक जो है वो दर्जा हरारत गया था। अब ये पंजाब वाली साइड पे भी आ जाएगा, तो जून जुलाई तक तो बिल्कुल रेड अलर्ट है। और ये जून के बाद जो है कहा जा रहा है कि उसके बाद ही कंट्रोल में आ सकता है। उस वक्त तक तो बिल्कुल इट्स अ सुसाइड मिशन अगर एक बंदा बाहर जा रहा है, और वो मतलब, और इसका जो टाइम है ना वो 11 बजे से लेके 3 बजे तक का है, यानी सुबह 11 से 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान आप खुदा के लिए बाहर ना निकलें। और रात को बेहतर टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होंगे उमर, रात को टेम्परेचर नॉर्मल होगा कंपैरेटिवली, इट्स कंट्रोल्ड। ऑफ कोर्स रात को कंट्रोल होगा, वो हो जाता है, हमने देखा है वो बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। रात में एक अजीब सी एकदम थोड़ी। बहुत शुक्रिया उमर। और अभी तो गर्मियों के वक्तन फवक्तन हम जहमत देते रहेंगे। ये पता है, इसमें देखिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी चेंज, जैसे आपकी जो नाइट मार्केट शुरू कर दी जाए, जो काम होना है रात को हो, ठीक है। टाइमिंग्स भी जो ऑफिस वगैरह इसके बदलें, या तो वर्क फ्रॉम होम हो। फिर कूल सेंटर्स, तो मैं जरूर चाहूंगी कि गवर्नमेंट इस पे नोटिस ले कि कूल सेंटर्स और इमरजेंसी सेंटर्स, कि जिसमें ये नहीं कि हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन थोड़े थोड़े फासले पे आपके हीट स्ट्रोक जो हैं उसके सेंटर्स हो, कि किसी को अगर हीट स्ट्रोक हो रहा है तो वो उसको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उस सेंटर की तरफ चला जाए जहाँ ठंडे कमरे हो, पीने का पानी मेक श्योर करना पड़ेगा। जी फौरन जो है उनको हाइड्रेट किया जाए। तो ये इस तरह के कूल सेंटर जो हैं ये बनने चाहिए, और ये बड़ा सीरियस मैटर है, और हम इसे बात करते रहेंगे। ये एक नॉर्मल हीट वेव नहीं है, 150 साल के बाद सुपर एल नीनो जो है दुनिया को हिट कर रहा है, और हम इससे बहुत मुतासर होने वाले हैं। एक ब्रेक लेते हैं, 60 डिग्रीज बिल्कुल, वो बहुत है। कभी देखा है, कभी फील किया 60 डिग्रीज? एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और राइज एंड शाइन का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रेक में हमने बहुत सारा पानी पिया जी, पानी पिया हमने बहुत सारा, लेकिन तो समझ डेलिकेसी बनती जा रही है। पानी पीने तो का हमने पानी पिया, लेकिन अवेलेबल होना जरूरी है पानी, इसके लिए पीने के लिए और नहाने का पानी अवेलेबल होना जरूरी है, क्योंकि ये जो वेदर चेंज है इसी से जुड़ा हुआ सबसे अहम मसला ये है
कि पानी की कमी हो जाएगी, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, और हो रही है। और देखिए हालांकि कितना पानी हमारे इर्द गिर्द है, समुद्रों का पानी जो कि डिसैलिनेशन प्लांट से आप पीने के काबिल बना सकते हैं, हम उसको यूज नहीं कर रहे इतना। फिर बारिशों का पानी हम नहीं स्टोर कर रहे। फिर जो अच्छा ये भी जो ह्यूमिडिटी है, जो फिजा में हवा में पानी है, वो भी जो है रिवर्स करके पीने के काबिल, इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। तो हम वेस्ट भी कर रहे हैं। 3 तो सोल्यूशन मैंने दे दिया आपको। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद मेंटेनेंस और उसके साथ साथ गवर्नेंस, ये भी सारे मामलात है ना। जब लोगों के मसाइल बढ़ते हैं तो उसमें एक मेजर पार्ट ये भी होता है कि गवर्नेंस सही तरह नहीं होती। जो मुतल्लिक़ा इदारा है वो अपना काम तरीके से नहीं कर रहा होता। कराची में पानी का बहरान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 9 दिन से पानी की फराहमी मुख्तलिफ इलाकों में बंद है, और ये बताया जा रहा है कि 25 अप्रैल से पानी की फराहमी बंद है, जबकि 27 अप्रैल को धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद 3 लाइन्स फट गई, 2 पे मरम्मत का काम जारी है, एक अभी भी लाइन जो है उससे पानी नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से इलाके कौन कौन से? कुरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, PIB कॉलोनी, ओल्ड सिटी एरिया, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी। कौन सा इलाका नहीं है कराची का जहाँ पानी की फराहमी मुअत्तल ना हो? थोड़ा सा ही रह गया हमारे आसपास, बिल्कुल हमारे आसपास का पानी नहीं है। और ये कंटेनर को आप राब्ता करें, कोई आपसे दोस्ती वगैरह बनाएं आप इन लोगों से, तो ये कि दोस्ती की बुनियाद पर पैसे तो वो लेगा, लेकिन आपको पानी की फराहमी हो जाएगी, लेकिन 5-6 हज़ार रुपए आपकी जेब से टैंकर को बुलवा लें आप जरा। अच्छा, और वो कहेगा ये कि देखें रेट तो 3 चल रहे हैं, 3,000 रुपए हो गए। नहीं, देखें भाई शॉर्टेज है इस वक्त पानी, बिल्कुल तो 6,000 में मिल रहा है तो ये गनीमत है। अच्छा, उसमें बिल्कुल निगोशिएशन नहीं है। नहीं, जब उनका दिल करता है 6,000 कर देते हैं, 8,000, 10,000, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पता है कि बहुत शदीद है बुरहान। पब्लिक कंप्लेंट सेल एक सिंध गवर्नमेंट ने कायम किया है, और उसमें आप शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायत का अजाला हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी हम ज़रा लोगों से पूछेंगे। हमें ज्वाइन किया है सुखदेव साहब ने, जो कि स्पोक्स पर्सन के। सुखदेव साहब, वेलकम करते हैं आपको शो पर। मुझे बताइए, ये 9 दिन से कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में पानी नहीं आ रहा, गर्मी की शिद्दत अपनी जगह पर मौजूद है, पानी ज़िंदगी है, ज़िंदगी लोगों को नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जो हीट वेव कपल्ड विद शॉर्टेजेस ऑफ वाटर, इसमें के इलेक्ट्रिक का थोड़ा बिजली का इशू था। जब ब्रेकडाउन हुआ 26 अप्रैल को, जो हमारा मेन पूरे कराची को पानी सप्लाई होता है वो था ढाबेजी से। ढाबेजी में 3 पाइपलाइंस थी जो फट पड़ी, आउटबर्स्ट हो पड़ी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की वजह से। 2 पे काम कंप्लीट हो चुका है। 650 मिलियन गैलन तकरीबन डेली जो पंप होता था शहर में, मुझसे 610 अभी तक रिस्टोर हो चुका है। 610 मिलियन गैलन डेली वापस अभी कराची में जा रहा है। 2 पाइपलाइन रिस्टोर हो गए, तीसरी इंशाल्लाह आज तक हो जाएगी। ये इशू है, आई एग्री विथ यू। कराची का ये पानी का इशू अब से नहीं, काफ़ी पुराना है। इस पर हम डिटेल में जा सकते हैं। कल भी हमारे पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स थे, चाहे उसमें जहाँ सैफुल्ला खान दरेजो हो, कुरतुलैन मरी साहिबा हों, ज़मीर गुमरू साहब हों, उन्होंने K4 वाली सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, उस पर भी यही कंसर्न्स रेज किए कि 20 साल हो गए K4 का मंसूबा हल नहीं हो रहा। कराची की डिमांड अगर तकरीबन दिन में 1200 मिलियन गैलन पर डे है, हमारे पास 600 मिलियन गैलन पर डे भी नहीं मिल रहा, ऊपर से नहीं आ रहा। इस पर हमारी भी बड़ी तशवीश है। ये इशू चल रहा है, और उसके साथ उम्मीद दिलाई गई है इस बार फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि आपको पता है K4 की फंडिंग और मेनली सारी जो चीज़ें हो रही फेडरल गवर्नमेंट देख रही है। लास्ट ईयर भी जुल्म किया गया हमारे साथ, जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी K4 की लाइनिंग के लिए 40 अरब की, फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ दिए 3 अरब। तो ये इश्यूज चल रहे हैं, बट पानी की मैं आपको अश्योर करता चलूँ रिस्टोरेशन स्टार्ट हो गई है। ऑलमोस्ट 90% मसला हल हो गया है। बाकी जो 3rd पाइपलाइन है वो आज हल हो जाएगी। रही बात पब्लिक कंप्लेंट सेल की, आपने बात की, मैं अभी पब्लिक कंप्लेंट सेल में बैठा हूँ। मैं आपके शो के तवस्सुल से एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। हमारे 3 नंबर है। यूनिवर्सल नंबर है 080091915, और दूसरा नंबर है कराची से अगर कोई कॉल करा 021919। अगर किसी ने मुझसे डायरेक्ट बात करनी है या किसी भी मिनिस्टर से डायरेक्ट बात करनी है जिसकी जिस दिन ड्यूटी हो कंप्लेंट सेल पे, जैसे आज मेरी है, उसके लिए नंबर है 02199202047 और 44। ये दोनों नंबर हमारे पास। अभी मैं बैठा हूँ, ये पानी की कंप्लेंट्स के इशूज आ रहे हैं। अगर आपके किसी भी इलाके में पानी की कंप्लेन का कोई इशू चल रहा है, सर वैसे ये कंप्लेन को एड्रेस कैसे करते हैं? जैसे मैं जैसे गुलशन से कॉल कर रहा हूं आपको और मैं कह रहा हूं कि मेरे घर पानी नहीं आ रहा 9 दिन से, तो आप उसको कैसे एड्रेस करते हैं? इसका तरीक़ेकार है, जैसे आप कॉल करते हैं सबसे पहले हम इसको मैनुअली राइट डाउन करते हैं। उसके बाद जो है हम जो मुतल्लिका वहाँ पे अथॉरिटी है उसको एड्रेस करते हैं, उनको भेजते हैं। देन वी पुट इट डाउन इन अवर सिस्टम एंड देन वी गिव देम 24 आवर्स। 24 घंटे में अगर उनका रिप्लाई आ जाता है, मैटर रिजॉल्व होके आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज उस मुतल्लिका हुकाम या ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस जो डायरेक्ट सीएम साहब इसको मॉनिटर करें। जो भी सुबह में कंप्लेन आती है, शाम में सीएम साहब एक डैशबोर्ड बना हुआ है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस डैशबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू और नॉट।
दिस इज डायरेक्टली मॉनिटर्ड एंड एक्सेस्ड बाय चीफ हिमसेल्फ। मैंने इसलिए नंबर दोहराया है अभी आपको, किसी को भी अभी एट द मोमेंट भी जो आपका शो सुन रहा है कराची से पानी का किसी को कहीं से इशू है, ये कैन नहीं, डायरेक्टली मुताल्लिका हुकाम को आपने बता दिया, तो मुताल्लिका हुकाम 24 घंटे में जी। टैंकर के जरिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी पहुंचाएंगे उस घर में। टैंकर्स की दो कैटेगरी हैं, एक गवर्नमेंट हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, उनके प्रिस्क्राइब रेट्स हैं, क्योंकि टैंकर जो निकलता है जाहिर सी बात है उसमें फ्यूल चलता है, उसका फ्यूल खर्च होता है, उसके प्रिस्क्राइब रेट्स हैं। आपका जो पाइप का लाइन का पानी आपके यहाँ नहीं आ रहा, उसकी कोई तकलीफ है, यू कैन अप्रोच अस एंड विल गेट योर इशू रिजॉल्व। दाबिजी वाला इशू था, इट हैज बीन 90% रिजॉल्व। 10 दिन आवाम को बड़ी तकलीफ आई, आई एग्री विथ यू, ये इंशाल्लाह आज मसला हल हो जाएगा। तो उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से टैंकर कितने का फिर वो टैंकर होता है तकरीबन? जी प्रिस्क्राइब जो है 3000 गैलन का, 6000 गैलन का, 9000 गैलन का। और नादिर साहब मैं खुद आपके साथ इसमें बड़ा वो हूँ, यू हैव ऑल माय सिंपैथीज, मैं भी इस चीज से बड़ा सफर कर चुका हूँ। तकरीबन ऑन एन एवरेज जो है 3000 गैलन का 6000 रुपए पाकिस्तानी में आता है। वी एग्री कि काफी इशू नहीं, रेट्स क्या है, ऑफिशियल रेट्स क्या है? ये 6000, यही तो नहीं, 6000 गवर्नमेंट के रेट्स नहीं है ना, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट रेट जो है वो 6000 रुपए तकरीबन है, 3000 गवर्नमेंट का गैलन का, रेट। एज फार एज माय नॉलेज इज गवर्नमेंट हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने एक और बड़ी अच्छी काम की, जो इलीगल हाइड्रेंट्स, पहले आपको पता है शहर में एक बड़ा माफिया होता था 2022 से इस तक, अभी इलीगल हाइड्रेंट आपको अभी नहीं मिलेगा। जो भी हाइड्रेंट चल रहे स्क्रैप रेट पे दे रहे, अगर ये गवर्नमेंट हाइड्रेंट्स अभी नहीं होते तो आपको 20,000 में भी पानी नहीं मिल रहा होता। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, लेकिन कभी तो हमारी जिंदगी में कभी सुखदेव हम एक्सपेक्ट करें कि ये पानी का जो है मसला जो है ये खत्म हो जाएगा कभी? हम मतलब पॉसिबल है, उम्मीद रखिए कि नलका खोलेंगे तो फ्रेश पानी आ रहा होगा पाइपलाइन से। जी, टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मेयर कराची, टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट अलोन, तो ये भी नाजायजी हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा पानी ऊपर से आता है, सिंध के बाहर से आता है। जब तक हमें हमारी सप्लाई नहीं दी जाएगी पानी की, हम नया पानी उसमें कहाँ से एडजस्ट करेंगे? हमने चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी लिखा हुआ है वापडा को कि हमने नई हब कनाल बनाई है, बस कोई डीसैलिनेशन प्लांट ही इसका हल है। लेकिन लोगों की क्लैरिटी के लिए मुझे बताइए कि हम जो पंपिंग स्टेशन है, वो बता रहे हैं डीसैलिनेशन का बताएं पहले। अच्छा चलिए बताइए। डीसैलिनेशन के हिसाब से अभी प्रेसिडेंट साहब का चाइना का दौरा बड़ा सक्सेसफुल गया है और वहाँ पे काफी एमओयूज किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने विद द स्टेट ऑफ चाइना, और ये डीसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, क्योंकि आपको पता है डीसैलिनेशन करना आसान है, पानी ग्रेविटी वाइज जाता है, फिर उसकी मोटर लगाना सीयू की साइड, समुद्री इलाकों की साइड से लेके जाके कोरंगी, लियारी और इन जगहों तक पहुंचाना, उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो वी हैव डन द एमओयूज, प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा इस पे थॉटफुल ये भी चाइना कहते हैं एमओयूज सारे किए। हम ये कह रहे थे कि लोगों की कंप्लेन ये भी है कि जो आपके हाइड्रेंट्स हैं वहां भी तो कॉल का सिस्टम है, या आपने वहां से सिस्टम हटा दिया, सिर्फ यही जो आपने नंबर्स दिए यहीं पर राब्ता किया जा सकता है? वहाँ पे भी कॉल के सिस्टम है, वहाँ पे एप्लीकेशन बनी हुई है, ये वाटर बोर्ड जो है हमारा, वहाँ पे एप्लीकेशन बनी हुई है, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं अपना वाटर टैंकर। नेवरदलेस अगर आपको किसी हाइड्रेंट के लिए कोई कंप्लेन है, आप उसकी कंप्लेन यहाँ पे मुझे लाइव भी दर्ज करवा सकते हैं, या जो गिवन नंबर्स मैंने आपको दिए आप यहाँ पे भी दर्ज करवा सकते हैं। सही है। और पानी की रिसोर्स के बारे में बताइए, जहां से देखें लाइनों में तो तब आएगा ना जब उसकी रिसोर्स होगी पानी की, वो हमारे वाफिर है, ये गर्मियां निकल जाएंगी, हीट वेव भी आ रही है। एल नीनो अभी तो हम उसमें परेशान हैं, इतने ज्यादा सुपर एल नीनो आने वाला है, तो क्या किस तरह मुकाबला करें? हमें एक देखें ना, जब तक रूट कॉज को हम नहीं समझेंगे हमें मसला समझ नहीं आएगा। कराची की डेली रिक्वायरमेंट है 1200 मिलियन गैलन पर डे। हमें जो वो आता है दरियाओं से, नदियों से, जो फेडरल गवर्नमेंट इरसा जो आपकी बॉडी है वो छोड़ती है कराची के अंदर, वो तकरीबन देती है 650 मिलियन गैलन पर डे। आधा पानी तो हमारा एट सोर्स ही कट जाता है, जो सिंध के अंदर इंटर नहीं होता, कराची में भी आना दूर की बात है। तो आधा मसला तो हमारा वहाँ पे, जिसपे हमारी लड़ाई चल रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वापडा को भी खत लिखा है कि हमारा एटलीस्ट और कुछ नहीं, आप 100 मिलियन गैलन पर डे इंक्रीज कर दें कैपेसिटी, तो कुछ तो हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये रूट कॉज जो यहाँ से नहीं है, ये आपका रूट कॉज इस्लामाबाद से चल रहा है। अनटिल अनलेस वहाँ पे जो इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो वफाकी हुकूमत बैठी है, वो हमारी सीरियसली इस चीज को नहीं सोचेगी समझेगी। और मैं चाहूंगा आपकी शो के तवस्सुल से जो कराची की स्टेक होल्डर बनने के दावा करती हैं पार्टियां, जो वफाकी हुकूमत में वजारतें लेके बैठी हैं, वो भी हमारे साथ ये इशू रेज करें, K4 का इशू रेज करें, पानी की कोटा इंक्रीज करने का इशू रेज करें वफाकी हुकूमत के साथ। लास्ट ईयर तो आपने अपने लिए 20 अरब रुपए ले लिए, क्यों करें? K4 के लिए 40 अरब रुपए रखने थे, सिर्फ 3 अरब रखे हैं, वफाकी हुकूमत ने अपने आवाज नहीं उठाई।
तो ये आप जो वफाकी हुकूमत के साथ आती बैठे कराची को जमाते हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अच्छा सुखदेव साहब, ये जरा बताइएगा, अभी हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे एल निनो जो है, सुपर एल निनो 150 साल से जो पहले आया था, अब उसके बाद रिपीट हो रहा है, बहुत तबाही लेके आ सकता है, बहुत खतरनाक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बता रहे थे भी एक्सपर्ट के 60 डिग्रीज तक जा सकता है। उसके लिए अभी मुझे तो लगता है कि हुकूमत को अभी से तैयारी करनी चाहिए, जिसमें कूल सेंटर्स हों। हमारे यहाँ तो भी सोलर के और मसले बन गए हैं और टैक्सेस चीज़ें, तो मतलब इसका मुकाबला करने के लिए कुछ आप लोग प्लानिंग शुरू कर रहे हैं? I agree with you। और आज सुबह जब मैं उठा मुझे बड़ा अफसोस हुआ। When I read the newspaper, सबसे पहले हेडलाइन मेट्रो में ये थी कल कराची में 10 अमवातें हो गई हीट वेव की वजह से। इंसानी जान को इतनी आसान या इतनी छोटी नहीं होती, गर्मी की वजह से एक दिन में 10 लोग मर जाएं, ये कोई छोटी वो नहीं होती। किसी भी मौजूद माशरे में, किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में ऐसी कोई चीज़ होती है तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। सिंध गवर्नमेंट अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, चाहे वो जम्पील में विंड टर्बाइंस हों। आपको पता है सिंध गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 5 लाख लोगों को सोलर प्लेट्स दे रहे हैं, सोलर सिस्टम दे रहे हैं। 2 लाख को कर चुके हैं, 3 लाख को और दे रहे हैं। लास्ट ईयर अभी जो बजट बना, वफाकी हुकूमत ने नेट मीटरिंग पे टैक्स लगाया लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि आप सोलर पे ना जाए। इस पे सिर्फ पीपल्स पार्टी थी जिसने स्टैंड लिया, बजट का बायकॉट किया। उसके बाद जाके वफाकी हुकूमत ने अपना ये फैसला रिवर्स किया, वरना ये अभी सोलर जो लगा रहे हैं लोग या उनको इंसेंटिव मिल रहा है, ये भी नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, लेकिन वो कहना कि फूड शॉर्टेज एक्सपेक्टेड है, रेनफॉल्स वैसी नहीं होंगी, ड्राई वेदर होगा, हमने अपने इसके लिए भी काम करना जरूरी है। की थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपने बात की थी आपके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। नादिया साहब, बड़ी वो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, कराची में इस चीज पे भी काम हो रहा है। तकरीबन 0.5 मिलियन गैलन जो है हमने वाटर टैंक्स अंडरग्राउंड बना लिए हैं। पब्लिक स्क्वायर जो सिंध सेक्रेटरीट के अराउंड है, यहाँ पे हमने अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हैं 2-3 और जगहों पे। वो इसलिए है कि जो पानी आता है बारिश का, वहाँ पे हम स्टोर कर सकें, उसको बाद में हम जो है बाद में रीयूज करते हैं। उसके साथ जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो मैं उनके मादरत के साथ नाम भूल गया, टेक्निकल टर्म्स है, 3 ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑपरेशनल है एट द मोमेंट। जो सीवरेज का पानी निकलता है कराची में से, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं और ताकि वापस वो इंडस्ट्रीज को दे सकें कि वो पानी दोबारा रीयूज इंडस्ट्रीज में, चाहे वो पीने काबिल नहीं होगा, एटलीस्ट पर इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो काम आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, पानी को रीयूज करना और रिजर्व है कि वो बाकी हुकूमत जब तक हमारा कोटा नहीं बढ़ाएगी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब, आपने वक्त दिया। और मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है नादिया, जो पिछली बात कर रहे थे फ्लडिंग की, मली नदी कहाँ और लियारी नदी कहाँ, पूरा पानी, बारिश का मीठा प्यारे नए ब्रिज बने हुए वो टूट गए, उनको इतना डैमेज हुआ। तो काश वो अगर उस पानी को रिजर्व कर लिया जाता। और ये कि एक जरा मास स्केल पे पब्लिक अवेयरनेस की जो है ना कैंपेन, लोगों को अभी पता ही नहीं कि क्या जो है हौलनाक गर्मी आने वाली है। तो जब आप थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं तो आप थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं, पता तो हो, तो बहुत सारी कुछ चेंजेस तो हम खुद से भी लोग जो है हमें करनी चाहिए। तो वो अवेयरनेस की जो कैंपेन्स आई थिंक अब ये इस पे काम करें। जी बिल्कुल। और अल्लाह खैर करे। बिल्कुल। एक ब्रेक हमने लेनी है यहाँ पर, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे मारूफ फिल्म मेकर, और ऐसे फिल्म मेकर हैं जो फिल्म करते हैं वो हिट होती है। और 2-3 अरे किंग ऑफ रोमांटिक फिल्म्स, 90s में जो फिल्म्स का रिवाइवल हुआ, फिल्म इंडस्ट्री का, लॉलीवुड का, वो उसमें इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सैयद नूर की फिल्म लगे और हाउसफुल, और कमाल इन्होंने रोमांटिक फिल्में बनाई जो मैं आज तक जो है लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। फिनोमिनल, और स्टार्स जो इंट्रोड्यूस कराए, उसके अलावा इतने सुपरस्टार्स को इंट्रोड्यूस कराने वाले सैयद नूर जी। तो आज बड़े अरसे बाद मैं तो बड़े फिल्म रिव्यूज करती थी, बहुत मुलाकात होती थी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि सैयद नूर जो है आज हमारे शो पर लाइव हो गया, राइज एंड शाइन। एक ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ शुरू से, वो ये है कि आप कुछ स्पेशल कुछ तैयार होके आ जाइए। क्यों? सही, क्या कोई वजह है इसकी? सही ऑब्जर्व, सही किया ना मैंने? क्या वजह मुझे बताया? सैयद नूर शो पे आज भाई बिल्कुल आप देखिए तो क्यों, मतलब क्या हुआ, कोई इसके पीछे बताए ना, कोई कहानी है या क्या है? नहीं, कोई कहानी नहीं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। मेरे इतने फेवरेट डायरेक्टर हैं, मैंने जिनका काम देखा है ना 90s में, क्योंकि रिव्यू करते थे हम फिल्मों की, तो मैं तो वक्त से पहले भी हम फिल्में गाने देख लेते थे, मैं उनकी बहुत फैन हूँ।
सही है। कमाल डायरेक्टर। तो बहुत काम क्यों नहीं उसके किया बाद- आपने उनकी मूवीज में? अरे काम, ये तो मैंने सईद नूर से वादा किया हुआ था कि मैं अगर किसी की फिल्म करूंगी तो वो आप ही की फिल्म करूंगी, फिर फिल्म की ही कोई नहीं तो इनकी भी फिल्म नहीं की। क्या ये बात मसला है जी, जबरदस्त अब फिल्म वैसे मेकर। अब लेकिन हालात डिफरेंट है। हालात different है। हो सकता है। ये तो पहले तैयार है इजाजतों लेकिन। के बड़े मसले होते थे, सीधी बात है। अब्बा से इजाजत ऑफर नहीं मिलती। आएगी तो खैर आप मतलब निकाल लेंगे अब जेब से। जाके मुझे अब्बा ने कहा है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब अब कर। तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हो। जी तो अब जनाब, जाके। जबरदस्त फिल्म मेकर है। क्या पता ऑफर पाकिस्तान कर दें? के एक या दो फिल्म मेकर्स ही हैं, सैयद नूर साहब का उसमें नाम आता है कि जो स्टार मूवी मेकर। बनाते हैं क्या डिटेलिंग के साथ अपने कल्चर को भी अगर दिखाना है तो बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, यानी आप देखिए और चूड़ियां, इनकी जीवा, फिल्म में दीवाने आ तेरे जाना प्यार ना, के। जिसको इंट्रोड्यूस कराते थे तो बड़े केयरफुली पिक करके हीरे और वो सुपरस्टार्स। मैंने देखा जी, जो जी, चेहरा इनसे भी तो बात तेरा। करते हाँ, हाँ। वेलकम करते हैं शो पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सैयद नूर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप यकीन करें मुझे टाइम नहीं कट रहा था कि कब नादिया आए और मैं उनको देखूं। देख लिया जरा आपने अब? सर पास हो, जरा बताएं कोई चांस है मेरा? अब तो इजाजत भी मिल गई है। क्यों नहीं है चांस? ये लोग यही समझते हैं कि जो 18 साल की 20 साल की लड़की फिल्म में काम हीरोइन करे। अभी मैं नई फिल्म बना कह रहा रहे थे हूं। ना फिरदौस जमाल ने कहा कि हीरोइन तो सिर्फ 16 की, लड़का सिर्फ 18 का, तो सबका हमारा चांस ही खत्म हो गया। लेट हो जूलिया गया। रॉबर्ट को मर जाना चाहिए था। नहीं, नई फिल्म बना रहे हैं क्या जर्नलिस्ट पे बना रहे हैं? नहीं लेकिन वो वाली बात नहीं, वो वही सैयद नूर प्लीज आप सर वहीं उस पे आए। वाकई एज, ये फिरदौस जमाल वाली जो बात है इस पे वाकई आगे बात करें कि ये एज और हीरोइन, इसका ये क्या मसला है? नहीं हो सकती 16 से बड़ी हीरोइन? हीरोइन वही होती है जो स्टोरी लाइन को होल्ड करे और उसको लेके आगे बढ़े। जरूरी नहीं कि गाना गाने वाली लड़की जो है वो हीरोइन है या रोमांस करने वाली लड़की है वो हीरोइन। ये तो गलत बात। हीरोइन वो है जो आपका पूरा बोझ उठाए आपकी फिल्म का। और जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं मदर इंडिया की, मदर इंडिया मेरे जहन में यही आया था। तो मदर इंडिया की हीरोइन जो थी नरगिस थी। उसमें कौन लड़कियां थी आपको नहीं याद होगा? बिल्कुल कोई एक भी नहीं, वो डांस कर रही थी कुछ। हाँ बिल्कुल, तो आप सही बात है कि ये जो आप समझते हैं कि जी एज से उसका कोई ताल्लुक नहीं, हीरोइन का एट एनी एज कैरेक्टर पे स्टोरी, हाँ स्टोरी पे अगर वो फिट रहे। मुझे बताएं कि पंजाब फिल्म सिटी से जरा हम आगाज करते हैं ना बात का, कि ये कितना खुशाइंद है और क्या हो रही है इस सिलसिले में एक्टिविटीज, रिवाइव करेगा होगा सिनेमा क्या इससे? इसमें? हाँ, सर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी हो गया। ये उस जमाने में हो जाना चाहिए था जब मशरकी पाकिस्तान में FDC बना, फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बहुत बड़ा स्टूडियो और बहुत बड़ा फिल्मों के हवाले से शहर था एक तरह से। तो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में भी होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भट्टू साहब ने एक काम जरूर किया था, नेफडेक बना के, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो भी आगे आने वाली गवर्नमेंट्स ने उसको ख़त्म कर दिया। उसके सिनेमा थे, नेफडेक सिनेमा इस्लामाबाद में, वो भी बेचबाज दिए। और एक इदारा था जो दुनिया से राब्ते में था, जो हर मुल्क की ज़रूरत है। मैं जिस मुल्क में गया हूँ वहाँ एक इदारा ऐसा है जो अपनी फिल्म को प्रमोट भी कर रहा है और फिल्म के मुतालिक आने वालों को वेलकम भी कर रहा है। तो लिहाजा ये बन गया, बड़ा अच्छी बात है। और इसलिए कि दौर भी नया शुरू और मूवीज को फर्क पड़ेगा। वैसे मुझे लगा कि 2000 के बाद से नूर साहब फिर फिल्मों का ग्राफ बड़ा नीचे जाने लगा, तो क्या मसले हुए? देखें, दो मसाइल मेरे सामने आते हैं। पहला जो मसला है वो है मल्टीप्लेक्सेस। मल्टीप्लेक्सेस जब बने तो उसमें हम तो बहुत खुश थे कि इन सिनेमा में हमारी फिल्म, लेकिन उन्होंने इंडियन फिल्म्स को ज़्यादा चांस दिया, उनको ज़्यादा शोज दिए। और वो ये कहते थे कि जो पाकिस्तानी फिल्म हम उस वक्त लगाएंगे जब हमारे पास हिंदुस्तानी फिल्म नहीं होगी। ये 2000 के करीब की बात हो रही है। 2000 के बाद। तो इसके बावजूद हम लोगों ने फिल्में बनाई और चली भी। और आपको मैं एक हैरत अंगेज इतला दूँ कि इंडियन कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसने पाकिस्तान की टॉप फिल्म से ज़्यादा बिजनेस किया। बिल्कुल सही। तो, लेकिन ये है कि इन्वेस्टर्स की वो इन्वेस्ट करते थे, आज इन्वेस्ट किया, कल उनको फिल्म मिल जाती थी, वो लाते लगा। तो वो जो एक चैलेंज था, एक फिल्म बनानी है, उसमें लिव करना, उसमें बनाना, वो एक लंबा प्रोसेस है, 1 साल पे चला जाए। तो उस पे लोगों ने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। और नूर साहब आज आपको, अब देखिए हम मूवीज आती हैं कभी कभी
लेकिन एक वो हुमायूं की फिल्म चल जाती हैं या फहद मुस्तफा की फिल्म चल जाती हैं और बस फिल्म्स में चलती खास क्यों नहीं बैनर हैं? की हाँ जो मूवीज ये है वो क्या चल रही वजह है है? एक दो। नहीं, जो अच्छी बनेगी फिल्म वो चलेगी। देखिए हमायूं इंटरेस्ट लेके बनाते हैं फिल्म, फहद मुस्तफा भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। शान की चल गई, शान की चल गई बुलिया, वो लोगों ने पसंद की। शान, फिर वो सरमत की भी फिल्में चली हैं, फिर लशारी, बिलाल लशारी की फिल्म। जी बट नहीं, मतलब लेकिन कम, लेकिन बहुत कम है। ये इंडिविजुअल एफर्ट्स कह सकते हैं इनको आप, यानी एज अ इंडस्ट्री आप नहीं फ्लरिश कर रहे ना, ये वही बात हो तो गई। उसमें नूर साहब की इंडस्ट्री तो फिल्में वो कहाँ होती हैं? है। मुझे नहीं, वहाँ ये नूर साहब इंडस्ट्री- की फिल्में चाहिए। इंडस्ट्री तो यही है कि जब 8-10 प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिलकर फिल्म बनाते हैं वो इंडस्ट्री बन जाती है। इंडिविजुअल लेवल पे आप कह सकते हैं बिलाल ने काम किया और बड़ा जबरदस्त काम किया, बहुत जबरदस्त। तो ये जो फिल्म सिटी है इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी, क्योंकि देखें टोटल तो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं किया जा सकता और इतनी बजटिंग होती है, इतने हैवी एक्सपेंस होते हैं, तो इसका भी बिल्कुल। यकीनन प्लान बनाओ। इसमें डेफिनेटली इनको इदारे बनाने पड़ेंगे जो फेस्टिवल्स अरेंज करे, इदारे बनाने पड़ेंगे जो जैसे नैफटैक है उसको भी बनाना चाहिए ताकि दुनिया से राब्ते हों, वर्कशॉप्स हों, दुनिया से लोग आएँ यहाँ वर्कशॉप्स करें। तो सिटी का मतलब ये नहीं कि दीवारें खड़ी कर दी बस, नहीं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। पैरेलल सिनेमा को ऊपर रिवाज देनी चाहिए, लाइक फराबी, जैसे ईरान में फराबी है, इमाम खोमेनी साहब ने बनाया, तो उससे फिल्म इंडस्ट्री को उठा दी। तो सर आपको क्या मुश्किल लगता है कि इस वक्त ब्लॉकबस्टर मूवी बनाना क्यों चैलेंजिंग हो गया? हमें तो नूर फिल्म्स देखनी है, सईद नूर फिल्म्स, बिल्कुल। हमें तो याद है उनके सुपर हिट्स। अभी क्या मसला नहीं, है? अभी नहीं आ रही है, दो फिल्में मेरी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, और मैं दिखाएंगे आपको। फिल्म देखें लार्जर देन लाइफ है, और आप समझ जो ना समझ सकें कि ये क्या होगा तो वही फिल्म होती है। अगर आपको पता है कि ये बाप है, इसने थप्पड़ मारना है, बेटी को घर से निकाल देना है, उसके घर पे, तो वो फिल्म नहीं रही है। तो नूर साहब आपकी फिल्मों में कौन स्टार्स हैं, उसमें कास्ट क्या है, स्टोरी क्या है? देखिए अभी मैंने जो ललकारा सिंह इन लाहौर बनाई है। ललकारा सिंह एक चंडीगढ़ का लड़का है जिसका परसेप्शन है कि लाहौर क्या होगा, हमारा चंडीगढ़ से खूबसूरत होगा, नहीं होगा। उसका दादा कहता है जा साड़ी थे वेली एक बार जाके देखो तो सही। वो लाहौर देखने के लिए आता है, यंग गाय 28 साल का, और सिख लड़का है वो। अब वो लाहौर में जब आता है तो उसके थ्रू मैंने पूरे लाहौर को एक्सप्लोर किया, ब्लू लाहौर। और जो हमारी वो कहते हैं मैं खाबे खाने, वो खाबे खाते हुए कहते हैं ये ऐसा खाना ही नहीं मैंने खाया। अभी वो कुछ चीज़ें खरीद रहा है उसको फ्री दे रहे हैं, कहती इतनी मोहब्बत, इतनी। और इसमें एक्टर्स कौन है नूर साहब, इसमें एक्टर्स कौन होंगे? इसमें मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ शान के नेफ्यू को, ईसा लड़का बहुत ज़बरदस्त, और एक इंडियन लड़की है वो है इसमें। हीरोइन कौन है इसमें? इंडियन लड़की हो। इंडियन लड़की। और नूर साहब वो तो आप इसीलिए भी कर रहे हैं ना कि आपका इंटरव्यू मैंने देखा, आपने कहा कि भाई मैंने तो हाथ जोड़ लिए हैं, ये स्टार्स जो बन जाते हैं इनके पैसे मैं नहीं दे सकता, इनको पैसे ना वैनिटी और ये वो सब। पैसे तो दे दें, मैं नखरे नहीं दे सकता। नखरे नहीं, अच्छा ठीक है। अगर मैं कुर्सी में धूप में डाल के बैठा हूँ और छाँव नहीं है तो आप भी बैठ जाए, मेरी वैनिटी आनी चाहिए। मैंने कहा भाई इनको मेरे करीब भी ना लाना, मेरी सोच ही बंद हो जाएगी। कौन कौन है ऐसे स्टार्स सैयद साहब जो तंग करते हैं? नाम नहीं जानता जी सैयद साहब। जी इंप्रेस कर रही हूँ, मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं शो पे हाँ, आज, हाँ, इसलिए ये मैं कोशिश कर रही है नादिया की कोशिश भरपूर जारी है, आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे? नहीं, ये सिर्फ एक जुम्बश इनकी मेरे लिए काफी है सर की ऐसे। क्या बात है। तो मुझे बताएं कि है ना नूर साहब, है ना, आपने तो मुझे 90s में कहा था कि, और मैंने जो आपसे वादा किया कि मैं जब भी फिल्म करूंगी आप ही की करूंगी, अभी तक निभा रही हूँ। माशाल्लाह। नहीं, लेकिन आपने जाया किया ना, आप जाया किया। जाया तो कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ नूर साहब। हाँ, सर्दियों में ये सर्दियों वो में कहेंगे, हाँ। ये वो कहेंगे, आप नहीं कहेंगी। मैं बनाऊं, स्क्रिप्ट बनाऊं आपके? सर बिल्कुल, सर्दियों में शूटिंग हो सकती है। सर कुछ ऐसा बना लें कि बस ठीक है, कुछ जर्नलिस्ट की कहानी लिख ले, नादिया सब हो इसमें, हम भी हो जाए तो थोड़े से ये भी हो जाए उसमें नूर साहब, ये देखें। और हमें वैनिटी वैन्स नहीं चाहिए, नो नखरा। बात यह है कि जो आप कर रहे हैं वही मैं अगर फिल्म में दिखाऊं तो क्या अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल लोग सही है। इंस्पायर हो गए ना सर, वो अच्छा लगेगा ऐसा think बड़ी अच्छी करके कहानी देखें। है। अच्छा तो इस तरह भी लगता है आपका जर्नलिज्म देख के सारा। सर थैंक यू सर। मुझे बताएं कि चूड़ियां 2 कब तक आ रही है और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ये भी बात करनी है, और मुझे एक अपना फीडबैक भी देना है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारी मूवी का डाउनफॉल जो है ना सर,
वो इसलिए भी हुआ कि फाइनेंस सबसे बड़ा मसला है, फंड्स अरेंज करना। अच्छा, अब जो बिल्कुल फंड्स लेके आता है वही डिक्टेट करता है सब कुछ, इसलिए हुआ है सब कुछ। सही बात है, ये इसमें मेजर फैक्टर यही है जो आप बता रहे हैं। अभी चूड़ियां 2 के हवाले से मैं बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। वो ये है कि साइमा डूइंग लीडिंग रोल और उसके मुकाबले पे 30 साल का लड़का हीरो। अरे अच्छा, तो शान नहीं है? नहीं, और वो कौन है सर? ये ईसा। अच्छा, यही होंगे। यही होंगे ना शान शान के जो के, शान तो के। ये आप उसमें फिर वो जो एज डिफरेंस है ये वो उसको किस तरह से दिखाएंगे, मतलब एज ए हीरो हीरोइन, या ये की स्टोरी ऐसी होगी? हाँ हाँ, हीरोइन एज डिफरेंस पे ही तो फिल्म है। अच्छा, चूड़ियां में फिर वो एज डिफरेंस होगा कि अपनी से बड़ी उम्र की औरत से मोहब्बत हो जाएगी उसको। और फिर मोहब्बत को जो दिखाना है वो तो आपसे बेहतर कौन जानता है। डेफिनेटली मैं इंटरेस्टिंग। ऐसे स्क्रिप्ट बनाना जो डिफरेंट हो, हमारे स्क्रीन पे अलग से आए, रूटीन ना हो। सही। और नूर साहब अब लोग में बड़ा शऊर आ गया, ऐसे अभी ऐसे सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं सब। कफील को शऊर आ गया, देखें, बिल्कुल मोहम्मा को आपने सही देखें। कहा। जी। पहले हम थोड़े से सही थे और देखने वाले जो थे वो जी, बेवकूफ थे, जो दिखाएं देख लेते थे। ये लेकिन हजम अब नहीं होती थी बहुत- बातें। अब वो बहुत अक्लमंद हो गए हैं, एजुकेट हो गए। तो दिस इज द एक्चुअली द राइट टाइम। हाँ, उनको ये पता है कि 5.1 क्या है, कलर करेक्शन सही हुई है कि नहीं हुई, और इसका क्वालिटी कैसी है, सब पता सब उनको पता है। तो सब पता है। नूर साहब आप ये बताएं, जब आप साइमा जी के ड्रामे देखते हैं और खासतौर पे मंटो का मैं जिक्र प्लीज करूंगी, आहा जो मैं मंटो नहीं हूँ, मैं मंटो को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पुप्पो को देखा उसमें। उसमें हम अक्सर आपका प्रोग्राम देखते थे और मैं तो खुश होता था, वो खामोश है। आपको पता है ना, वो तो कभी ओवर नहीं होती। तो लेकिन ये कहती थी कि नादिया बहुत अच्छी है, नादिया बड़ी टैलेंटेड है, देखो कैसी बात निकाल के लाई है। और अतीका साहबा भी बहुत अच्छा बोलती रही। नहीं, हमने साइमा जी के रोल को इतना एंजॉय किया ना, और वो कोई आपको तो नहीं, आपसे भी घर पे बात करती हूँ, लाडली सुनो लाडली, मंटू से मोहब्बत हो गई तुम्हें। ये ऐसे तो नहीं बात करती घर में। उनका अंदाज बड़ा फर्क भी डिफरेंट था। उस ड्रामे में सारी लाइमलाइट उन्होंने ले ली थी, वैसे ये बात हकीकत है। नहीं, उसकी प्रेजेंस भी अच्छी आई थी, ऊपर से ये टेम्पो ऐसी थी। देखें, एक्टर की कैरेक्टर की टेम्पो डिफरेंट हो ना तो लोग बड़ी तवज्जो से देखते हैं। अगर आप गब्बर सिंह का रोल उस टेम्पो में ना होता, कितने अगर वो कहता कितने आदमी थे, ये नॉर्मल हो जाता। लेकिन अगर नूर साहब, मुझे लगता है आप ये इसको मंटो को जो सीरियल था आप इसको लेके चलते तो आप तो दिखाते कि साइमा बदला लेती। एग्जैक्टली, बनता ही उसका था, है ना? हाँ, बनता ही तो उसका। साइमा ने तो माफ कर दिया, वो शुरू वाली जो साइमा पुप्पो का गुस्सा बदला और उसके साथ हुआ इतना बुरा था, उसने माफ कर दिया। बिल्कुल नहीं, उसका बदला लेना। आप होते तो क्या स्टोरी को कहाँ लेके जाते, फिर आप क्या करते? बच्चे तो उठते मरे हैं। बिल्कुल, तो वो मारती, जेल चली जाती। बस एंगर को एब्जॉर्ब किया ना उन्होंने, वो नहीं, और नहीं, मुश्किल वो काम एंगर है, नहीं, वो और मुश्किल काम है। वो लेकिन बदला लेती। हर किसी की नादिया, हर किसी की अपनी सोच होती है। खलील साहब की अपनी एक सोच थी, उस अंदाज में उन्होंने किया। मेरा ख्याल है कि उसमें किसी ने दखल भी नहीं दिया होगा, ना कोई दे सकता है। तौबा। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा हो गया। जी। जब कोई अच्छी हो जाए। बट यू वुड हैव डन इट डिफरेंटली। नूर साहब, मुझे एक बात बताइए आप, जी। आजकल हम ड्रामा में देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे स्टार्स आ जाते हैं जिन्हें पैराट्रूपर्स भी कह रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम के जरिए वो आए, उनकी फॉलोइंग्स देखी और उसके बाद स्टार बन गए वो। अच्छा, आपने भी एक तजुर्बा ऐसा किया और वो तजुर्बा कुछ यानी कामयाब नहीं हो सका। जन्नत मिर्जा को आपने लिया अपनी मूवी में, डिजास्टर था। अच्छा, यानी लोग आए नहीं देखने के लिए। और हालांकि वो फिल्म बड़ी मेहनत से बनाई गई थी, तेरे बाजे दी राखी, बट सिंबॉलिक फिल्म थी। लेकिन देखिए, पहले जो हिट होती थी फिल्में, नादिया को भी पता है, हर एक्टर की अपनी एक फॉलोइंग होती थी, अपनी एक ऑडियंस थी। वो इंतजार करते थे वही इमरान साहब की फिल्म आएगी तो वो जाके देखेंगे, नदीम साहब की आएगी जाके, सुल्तान भाई साहब की आएगी जाके। अभी एक्टर की फॉलोइंग नहीं है जो इंतजार करें और देखें। कुछ प्रमोशन होगी चैनल पे,
तो लोग चले जाते हैं देखने। लेकिन जो वहीदनाथ के फैन वैसे बाल बना के वैसे सारा कुछ करके तैयारी करके आते थे, वो सिनेमा वैसे भी खाली हो गया है। फिल्म खाली हो गई। पहले तो औरतें जाती थी जाके देखें कि शमीमारा ने कैसी साड़ी पहनी हुई है। मतलब आप कहेंगे कि जी जो लोग हैं देखने वाले वो जन्नत मिर्जा को देखने सिनेमा नहीं आए। हाँ, बिल्कुल उनका हमें ये टिकटॉक पे देखने को मिल जाती है। तो ये जरा एक और चीज मुझे बताइए, अभी आपने स्टार्स बहुत बनाए और रेशम को आपने स्टार बनाया, आपने बाबर अली को स्टार बनाया, मोहम्मद राना सर, मोहम्मद राना की जो अभी हम ये खबरें देख रहे हैं और बहुत सी सोशल मीडिया पे चीजें होती है, आप समझ रहे हैं वो स्टार बड़ा बन सकता था, नहीं बन पाया, क्या वजूहात है इसकी? बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं इस पर। नहीं सर, वो बन गया था, बना बड़ा वर्सटाइल एक्टर था और वो सोलो हीरो होता था, अकेला फिल्म का हीरो होता था। मेरी फिल्में पहली 5 फिल्में उठा के देखें आप, दीवाने तेरे प्यार के, बेशक, जी जी, मेहंदी वाले हाथ, डाकू रानी और एक जोर। तो वो फिर कुछ डायरेक्टर्स ने गलत इस्तेमाल किया उनका, उनको एक्शन में ले आए, उनको बदमाश बना दिया, उनको कुछ कर दिया, उनको खराब कर दिया, जबकि वो बहुत ही वर्सटाइल और एक्टर था, बहुत वर्सटाइल एक्टर था। तो आप अभी आप उनसे कोई मिले, कोई थोड़ा मशवरा दिया कुछ? मिला मैं अभी एक फंक्शन में, क्योंकि हमने कुछ क्लिप्स देखी ना, दुख हुआ बहुत ज्यादा कि क्या वो तबीयत ठीक नहीं, क्यों ऐसे लड़खड़ा रहे हैं, क्या हुआ? दुख होता है। मैं तो देखा ना, मैं तो मोहम्मद राना फैन, जो मैंने उसका स्टारडम देखा है 90s में। ये जो एडिक्शन है ये हमारे लिए बड़ा दुख का बायस है। बहुत बड़ा एक्टर जाया हो, बहुत बड़ा एक्टर। नुसब मुझे बताएं, रेशम को कभी अभी मूवी में कास्ट करना है या नहीं? क्योंकि उनको भी आपने जीवा से रेशम हर जगह हो रहा था। बिल्कुल, उसको स्टार बनाया ना। सारी उसकी भी पहली फिल्में देख लें आप, जीवा, उसके बाद संगम, उसके बाद घूंघट, उसके बाद आप आ जाए, क्या नाम है उसका, दुपट्टा जल रहा है, हाँ, उसमें बेहतरीन काम किया था वो भी। ये जो स्टारडम है ना, इसको यूज करने वाले लोग बहुत है इंडस्ट्री, और वो ये भी देखते कि ये जाया हो जाएगा एक्टर, उनको गलत काम, रोल बनता है नहीं बनता उनका, उसको फिट कर देते हैं सिर्फ कैश कराने के लिए कि ये लोगों में पॉपुलर है, चलो इसको देने। जबकि ऐसे लोगों के लिए रोल क्रिएट, इसमें साइमा संभल के रही, साइमा बहुत संभल के रही, और बाबर ने बड़ा जबरदस्त अपना जो टीवी पे ट्रांजिशन और कितना अच्छा काम किया, क्या रोल्स। बाबर, मैं बताऊंगा आपको, बाबर इतना मासूम था। जब जीवा के लिए ऑडिशन कर रहा था तो ये कराची से आया मेरे पास, सिर्फ नीले रंग का सूट पहना हुआ, लंबे बाल, मोटी सी टाई लगाई हुई और पसीने पसीने। सर मैं आगे हूँ, तो मेरा ऑडिशन, बैठो यार, ऑडिशन ले रहे थे, 2-3 बातें की, मैंने कहा जाओ, कहते जाऊँ जी, मैं ऑडिशन नहीं, मैंने कहा ऑडिशन हो गया आपका, आप मेरी फिल्म के हीरो। वाह, क्योंकि प्रेजेंस बता देती है कि ये हीरो है। और ये उस दौर के बड़े स्टार्स, शान, मोहम्मद राना, बाबर अली, ये 3 लोगों ने ऐसा इंडस्ट्री में तबाही मचाई हुई थी ना, और लोग उसके मतलब टिकट्स नहीं मिलते थे भाई, सीट नहीं मिलती थी, फुल शोज पैक्ड। 3 स्टार्स। बुलंदी जब हमने प्लान की, मैंने और जावेद फादल साहब ने, मैंने वो फिल्म लिखी थी और जावेद साहब ने डायरेक्ट की थी, तो पहले उसका हीरो उस बुलंदी का इनका बड़े भाई थे शाह, इजाज हीरो। लेकिन वो फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने कहा कि इसको ले ले। जावेद फादल ना माने, कहे यार ये गुड्डू सा है, ये क्या लगेगा रोमांस में, ये अच्छा लगेगा, क्या लोग थे नूर साहब, उनके इंटरव्यूज करते थे। मीरा की साइको आ रही है मूवी, आपने रिव्यूज वगैरह देखे? और शान ने बनाई है, कमबैक किया भाई, कैसी लग रही है? शान ने भी बहुत मेहनत की है, मीरा भी बहुत इन्वॉल्व है और बड़ी मेहनत से उसने काम किया है और डिफरेंट रोल किया है, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, अभी बताएं, आप ये जो प्रेजेंट स्टार्स हैं नूर साहब, अगर आपको ऑप्शन मिले कि भाई आपको बस ये एक्टर्स मिल जाएंगे अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए, किसके साथ काम करना चाहेंगे? मैं तो नए लोगों के साथ काम, सज्जल, सबा कमर, हानिया। नहीं बहुत अच्छे आर्टिस्ट। जी बिल्कुल।
और लेकिन मेरी कोशिश होती है नए लोगों के साथ काम करूं। बिलाल अब्बास, हाँ, सारे अच्छे हैं। अली रजा, क्योंकि ये हाँ मेरा ये है कि मैं खुद को मैं नया करने की कोशिश करता हूँ, तो वो नए लोगों के साथ काम करना चाहिए। मैं भी नहीं हूँ जी। क्या बात है। आप नूर साहब, वाकई नहीं। मैं नहीं हूँ ना लेकिन फिल्म नूर साहब की। मैं आपको बताऊं, ड्रामा आर्टिस्ट को नहीं लीजिएगा मूवी में, मेरा मशवरा आपसे। क्यों भाई? ड्रामा आर्टिस्ट है, वो बड़े पर्दे पर भी ड्रामा ही लगता है। सही बात। अभी आप हुमायूं को देखें, वो बड़ा क्लेवर आदमी है। वो अगर फिल्म करता है तो ड्रामा मेरा नहीं छोटा करता। भाई, वो ये आप ड्रामा मेरे नहीं छोटे करता। भाई की बात कर रहे हैं, हमायूं से? हाँ जी, अच्छा, मेरा बड़ा भाई है। मेरा तो छोटा। अच्छा, उनको भी हुमायूं साहब को भी अब रोल 2-3 ऐसे चाहिए जो रोल हो, बाकायदा चेंज रोल हो। हाँ, एक जैसे रोल हो रहे हैं, सही है बात ना? है। हाँ, कुछ जरा चेंज, कुछ अलग सा। एक जैसे। और मुझे तो लगता है कि आप लोगों को साथ काम करना चाहिए नूर साहब। ये हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा जी, को साथ में होनी चाहिए कोलैबोरेशन भाई, कमाल। कभी तो होगी इंशाल्लाह। मैं नादिया, आपको याद होगा जब सरगम बना रहा था तो अदनान समी को मैंने चूज किया। ओहो, क्या वो ग्रैंड फिल्म थी, क्या उसका हाइप थी उस वक्त। फिनोमिनल गाने पहले से सुपर हिट, गाने पहले से उसके सब पागल हो गए थे उसके गाने सुन के। सारे कहेंगे जी ज़ेबा के साथ क्या गुटलू सा डाल लिया है। तो हीरो ऐसे होते हैं। इवन उसका बाप अदनान समी का, आप मजाक कर रहे हैं इसको हीरो लेके? मैंने कहा जी मेरा रोल ऐसा है, मेरा रोल ऐसा है कि एक अमीर बच्चा जो म्यूजिक सीखना चाहता है, बर्गर टाइप। तो आपको देखिए कि इवन अदनान ने कभी गाना नहीं गाया था, पहली बार उसको गाने रिकॉर्ड किए उसके साथ कि गाना फिल्म का ऐसे होता है और ऐसे होता है और ऐसे होता है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ज़ेबा भी याद नहीं थी, अदनान समी याद है। मोटू करते गाने। अब तो हाँ, एजेंट जरा ये एजेंट रिस्क आप ही ले सकते थे। अब तो उसको और कोई ले सकता था। जासूस एजेंट कहते हैं। अब तो पता नहीं क्या ही, वो उसी वक्त ही थोड़ा सा नॉर्मल था। नूर साहब, तो बस पता नहीं क्या हो गया। रिक्वेस्ट ये है कि अब आप कराची आए तो स्टूडियो में आपसे मुलाकात होगी तो और मजा आएगा बात करके। जरूर। अच्छा, ये नूर साहब, ये कीमा किसने बनाया था? कौन सा कीमा? वो जो कीमा आप खा रहे थे वहाँ टेबल पे साइमा जी के साथ, वो क्या था? कीमा था? वो आपने बनाया था? हाँ, मैं बनाता हूँ उसके लिए। वो सुबह उठती है, कहती है आज हमारी बीवी क्या बना रही है। मैं कहा अच्छा यार बताता हूँ। नूर साहब मूवीज का कीमा नहीं बनाते। हाय, क्या प्यार। नहीं छोड़ो, इतना मूवीज का कीमा नहीं बनाते हो, वैसे बनाते मैं हो। प्लीज नूर साहब, मैं कहती हूँ जो आपकी फिल्में तो हैं ही कमाल, ये जो आप छोटी छोटी रील्स बना देते ना कभी साइमा जी के साथ, बहुत प्यारी लगती हैं। वो कीमे वाली वीडियो, कितना रोमांस था उसमें, जिस तरह वो प्यार से आपसे बात करती हैं और जैसे प्यार और एहतराम से आप उनसे बात करते हैं, ऐसे कपल्स में कहाँ होता है। हाँ। अगर रोमांस जिंदा है, आपकी जैसी बहुत सारी कॉपीज होनी चाहिए, आप दोनों जैसी। हाँ, अगर रोमांस जिंदा रखना है तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपस में जरूर करनी चाहिए। लाइवली खाना बना के खिला दिया। अभी मैं वहाँ बैठा हुआ था फार्म हाउस पे अपने, तो हम पुरानी फिल्में याद कर रहे थे। करते करते मैंने कहा वो याद है वो विलन आता था, ओए चक्कू तो बग्गू चुक लो साइमन, पुरानी फिल्मों में ऐसे थे। हम हंस रहे हैं और ना वो नादिया कहीं जाती है रेस्टोरेंट में, ना किसी शो में जाती है, ना वो इंटरव्यू कराती है, वो बस अपने कमरे में बंद। अभी मैं सुबह आया हूँ ऑफिस जब, तो मैंने उसे बताया कि आज मेरा इंटरव्यू है नादिया के साथ। कहती अच्छा, मैंने कहा हाँ। तो बहुत खुश हो रही थी। मेरा बहुत उनको सलाम कहिएगा, इतनी प्यारी हैं वो, इतनी बस फरिश्ता हैं कुछ, बहुत प्यारी लगती है हमेशा। तो साहब बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, बड़ी मजे जी की बात आपसे हुई भी बात करके बहुत अच्छा लगा है। आऊँगा मैं इंशाल्लाह यहाँ, और खास तौर पे चूड़ियाँ प्रमोशन पे, चूड़ियाँ टूर प्रमोशन पे, 365 पे। सर बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। जी बाकी वैसे इनका ना, इनकी जो कहानी है ना, अगर देखा जाए लॉलीवुड की सबसे खूबसूरत रियल एक ना फेरी टेल स्टोरी है ये। कमाल नंबर 1 डायरेक्टर और वो लीडिंग स्टार, और इतना प्यार दोनों में, शादी और इतने साल, इतनी खूबसूरती, इतनी एहतराम और मोहब्बत के साथ गुजारते हैं, एक दूसरे को जैसे मुखातिब करते हैं। हमारे यहाँ देखो सर किस तरह कपल्स बात कर रहे हैं, ओए तुम ये तमीज तहजीब और बिल्कुल रिस्पेक्ट है। इनसे सीखें कि किस तरह अपने लाइफ पार्टनर की इज्जत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, इजहार करना चाहिए, उसको मुखातिब करना चाहिए। आज भी एक दूसरे के लिए तो इनकी आंखों में रिस्पेक्ट और मोहब्बत है ना,
बिल्कुल ऐसे Phenomenal. काबिल तारीफ। तो शो का वक्त खत्म हुआ, अपना फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। और मैं शायद फिल्म में भी मिलूं। हाँ। No.